रजनी सांवली जरूर थी, पर आंखें ऐसी जिन्हें जो भी एक बार देख ले वो शख्स दोबारा देखने को तड़पता रहे। और बालों की लटें जब उसके चेहरे पर गिरे तो ऐसा लगता जैसे काली घटा आ गिरी हो। बदन में एक अजीब सी भीनी सी खुशबू, सुराही सी गर्दन, और जब चले तो जैसे कोई चंचल हिरनी। ऐसी थी रजनी, हर कोई चाहता था एक बार ही सही पर किसी तरह उसे छू जरूर ले। बस एक बार किसी तरह उसे पा लेने की चाहत रखता था, मानो कोई लावारिस पेड़ का पका हुआ फल हो। रजनी जानती थी वो बला की खूबसूरत है, पर ये भी कि सब उसे एक बार पाना जरूर चाहते हैं, पर कोई अपना बनाना नहीं। और बनाए भी क्यों, जिस औरत की इज्जत लूटी हो वो घर की शोभा नहीं बन सकती, पर बिस्तर की शोभा सबकी बन सकती है। और सब चाहते भी यही है। शायद इसीलिए जहां वो रहती है वहां की औरतों के लिए वह एक रंडी से कम नहीं थी, और हर मर्द के लिए किसी जन्नत की हूर से कम नहीं थी। रजनी जानती थी वहां उसे कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि उसके रहन सहन को या उसके हर किसी से प्यार से हंसकर बोलने की आदत किसी को पसंद नहीं थी। औरतों की नज़र में जिस औरत का चरित्र सही नहीं होता ना, वही ऐसा व्यवहार करती है। खैर, यह सब बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अक्सर जब वो भी बाहर जाती, औरतें उसके सामने ही बोलती रहती थी, पूरा मोहल्ला खराब करके रखा हुआ है इस औरत ने, इसे हमारा ही मोहल्ला मिला था अपनी गंदगी फैलाने को। लेकिन रजनी बस मुस्कुराते हुए निकल जाती थी। उसकी यही हरकतें देखकर सब औरतें और जल भुन सी जाती। रजनी को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि यह सब क्यों बोलती रहती है, क्योंकि उसने बस एक गुनाह कर लिया था। उस समाज के ठेकेदारों की नज़रों में अपने ही मोहल्ले के लड़के से मोहब्बत करके, और वो भी ऐसे लड़के से जो जात का ब्राह्मण था, सबसे ऊंची जात जिन्हें हमारा समाज पूजता है। और रजनी जो दुसाध जाति से थी, यानी छोटी जात। रजनी ने सच में गुनाह कर लिया था उस समाज में रहने का जहां प्यार की जात पात देख कर करना चाहिए। पर कहते हैं ना, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, और जात देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना, इश्क ना देखे जात पात, इश्क ना देखे रूप। यही हुआ था रजनी और अमर के साथ। अमर एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से था, और उसके परिवार वाले इस बात का बहुत गर्व महसूस करते थे। पर अमर को यही बात बुरी लगती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, सब बराबर है, और क्यों मेरा परिवार जात पात को बढ़ावा देता है। अमर एक साधारण सा गौर वर्ण युवक था, परंतु बहुत अलग सोच रखने वाला, और उसे पता था जिससे उसने दिल लगा लिया वो छोटी जाति की है, पर दिल तो बस प्यार का लेता है। यही हुआ था रजनी और अमर के साथ। न चाहते हुए वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि उन्हें अब इस बात की परवाह भी नहीं रही कि समाज क्या कहेगा। अमर के परिवार में तो उस दिन मानो तूफान सा आ गया, जिस दिन अमर के पिता को किसी ने बोल दिया, पंडित जी जरा परिवार पर भी नजर रखा करे, एक ब्राह्मण का बेटा और छोटी जाति की लड़की से इश्क फरमाया जा रहा है। अमर के पिता को तो जैसे किसी ने आग लगा दी हो, सीधा आग बबूला हो गए, और घर में पहुंचते ही, अमर कहाँ है तू, जैसे घर में भूचाल सा आ गया हो। अमर ने आज पहली बार अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था। उसके पिता बोले, अमर। अमर बोला, जी पिताजी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो अमर, तुझे वो नीच ही मिली थी। एक तो जात छोटी, ऊपर से अकेली रहती है, पता नहीं कौन था इसका बाप, सारा मोहल्ला जानता है, आज तक इसका बाप कभी नहीं आया, और माँ इसकी सिंदूर पता नहीं किसके नाम का लगाती फिरती थी। अमर बोला, पिताजी ये सब बकवास करते हैं मोहल्ले वाले, और आप तो जानते हो आजकल ये जात पात कोई नहीं मानता, सब समान है। मैं
उससे प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी है रजनी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अमर के पिताजी बोले, ऐसा कर, तुम हम सबको जहर दे दो और फिर रह लेना उसके साथ। अमर ने बहुत कोशिश की सब परिवार को समझाने की, पर एक ना सुनी किसी ने। अमर हार गया समाज के बनाए हुए जात पात से, और उसकी माँ ने उसके अपनी सौगंध भी दे दी। अब परिवार को लगने लगा यदि इसकी शादी जल्दी नहीं करवाई गई तो वह लड़की इसे फिर से अपनी ओर आकर्षित ना कर ले। इधर रजनी परेशान सी रहने लगी कि अमर क्यों नहीं बात कर रहा है। हमने एक दूजे से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए पर वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और इसी वादे पर हम दोनों मर्जी से एक हुए थे। अमर को पता है जब कोई लड़की अपना सब कुछ किसी को सौंप देती है तो वो उसे ही अपना सब कुछ समझ लेती है जीवन भर के लिए। रजनी ने भी बस यही गलती कर दी थी, अमर को अपना सब कुछ सौंप दिया था। उसे लगा था अमर एक अलग और नई सोच का इंसान है और कभी भी उसे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर अमर को मजबूर कर दिया उसके घर वालों ने, अगर तुम उस लड़की से दोबारा मिले तो हम सब जहर खा लेंगे। अमर ने परिवार के आगे अपनी मोहब्बत को फना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता गया। रजनी को हर पल अपनी हर सांस के साथ सोचता। उसको ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उस बेचारी ने अपना सब कुछ सौंप दिया मुझे और मैं इतना बुजदिल निकला कि कुछ नहीं कर पाया अपने प्यार और रजनी के लिए। अमर भगवान से बस यही प्रार्थना करता उसे इतनी सहनशीलता दे कि वो इस दुख में अपने आप को संभाल ले। अमर की नजर कभी रजनी से गलती से भी मिल जाती तो उसकी आंखें भर आती और वो नीचे मुंह कर लेता। रजनी समझ गई थी कि अमर को बहुत मजबूर कर दिया उसके परिवार वालों ने, इसीलिए उसने कभी भी अमर से नफरत नहीं की बल्कि हमेशा उस पर तरस आया। अमर खुश रहे यही सोचकर कभी भी पलटकर उसने सवाल नहीं किया कि अमर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। देखते देखते अमर की शादी भी करा दी गई, लेकिन आज चाहे वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे पर आज भी बिना बोले ही एक दूसरे को समझ जरूर जाते। रजनी कभी भी अमर के आगे कमजोर नहीं पड़ी। इधर अमर की नजरें जब भी रजनी से टकराती तो अमर की आंखें हमेशा भर जाती। कुछ समय बाद अचानक रजनी का गायब हो जाना अमर के लिए एक परेशानी सा हो गया। आखिर रजनी कहाँ चली गई? चारों तरफ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लगता है भाग गई किसी के साथ। कभी कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, देखने वाला कोई नहीं, चली गई होगी अपने किसी यार के साथ रंगरलिया मनाने। अमर के परिवार वाले भी अमर को ताने मारते, देख लिया तूने अमर, अच्छा हुआ ना जो हमने तुम्हें रोक लिया, देखा कैसी लड़की थी। अमर का दिल आज भी नहीं मान रहा था कि रजनी ऐसी लड़की है, पर हाँ अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना जरूर करता था कि रजनी ठीक हो। चिंता सताती थी पता नहीं किस मुसीबत में होगी। कुछ महीनों बाद अचानक रजनी का एक बड़ी गाड़ी में वापस आ जाना मोहल्ले वालों को हजम नहीं हो रहा था। रजनी का रूप रंग बदला सा लगने लगा था। जो लड़की हमेशा सबके काम आने वाली थी, किसी को जवाब ना देने वाली, आज इतनी बदल कैसे गई। हर कोई बातें बनाने लगा था, पर अब रजनी ने परवाह करनी छोड़ दी थी किसी की भी। बस अब अपने में ही खुश रहना शुरू कर दिया था उसने। हर वक्त सजी संवरी रहने के कारण और देर रात अलग अलग गाड़ी में घर आने के कारण ज्यादातर औरतें उसे चरित्रहीन बोलने लगी थी। रजनी को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ समय तक खुद को काबू करने के बाद एक दिन अमर मौका देखकर सीधा रजनी के घर पहुंच गया और उसके पहुंचते ही सवाल करने शुरू कर दिए। तुम कहाँ थी और किसके साथ गई थी? इतने महीनों कहाँ गायब रही? रजनी तुम तो ऐसी नहीं थी, एक वक्त था तुम मुझे बोलती थी चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, फिर आज कैसे कोई और तेरी जिंदगी में कोई आ गया? सही कहते हैं सब तुम्हें, तुम सही औरत नहीं हो। पता नहीं किस किस से मिलती फिरती हो, क्या करती हो देर रात तक,
आज रजनी एकदम हिल चुकी थी। उसका दिल बैठ चुका था, क्योंकि उसे लगता था समाज चाहे कुछ भी समझे उसे, पर उसका अमर हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन आज अमर ने उसे अकेला कर दिया था। वो सब बोलकर अमर लगातार उसे बोले जा रहा था और रजनी बस छलकती आंखों से देख रही थी उसकी तरफ, क्योंकि आज वो पूरी तरह टूट गई थी। सही बोल रहे थे पिताजी, तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। जैसे ही अमर ने उसकी माँ के बारे में बोला, रजनी अपने आपे से बाहर हो गई। बस अमर, बस, बहुत सुन लिया। तुम मुझे कुछ भी बोलते मैं सब सुन लेती, पर आज तुम मेरी माँ तक पहुंच गए, अब और नहीं। क्या जानते हो तुम मेरी माँ के बारे में? क्या लोग बोलते हैं, उन्हें मेरे सामने लाओ। रजनी के चिल्लाने की आवाज से सब उसके घर की तरफ आने लगे। अमर के परिवार वालों को जब पता चला कि अमर रजनी के घर पर है और किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहा है, तो वो भी वहीं हो लिए। आज रजनी अपने बस में नहीं थी। लो आ गए तमाशा देखने वाले, इन्हीं के बारे में तुम बोल रहे थे ना। तुम सब सुनो, मेरी माँ क्यों सिंदूर लगाती थी। जानना चाहते हो? इस उम्मीद से कि शायद उसका पति वापस आ जाए, जो देश के लिए अपनी जान पर खेलते हुए लापता हो गया था। और जब तक लाश नहीं मिलती, सरकार किसी को मरा हुआ नहीं मानती। लेकिन आप लोगों को तो बस यही लगता है कि पति तो दिखता नहीं, पर यह औरत सिंदूर आखिर क्यों लगाती है? क्यों? तुम सब ने कभी देखा किसी ने भी यहाँ कोई गैर आदमी आते जाते रहते हो? जब माँ थी तब भी, और अब मैं अकेली हूँ अब भी। आप सबको परेशानी बस इसी बात की है भाई, यह औरत अकेली रहती है, पर इतनी सजी संवरी क्यों रहती है? आपके आदमी लोग मुझे बिस्तर तक ले जाए चलेगा, उन्हें और आपको भी, लेकिन अपने घर की इज्जत कोई नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ या छोटी जाति की हूँ? औरतें मुझे चरित्रहीन समझती है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं सजी संवरी रहती हूँ, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने घर के मर्दों पर भरोसा नहीं। लेकिन वो उन्हें तो कुछ बोल नहीं सकती, अपनी कुंठा मुझ पर निकाल देती है, और मैं यह सोचकर चुप रह जाती कि बेचारी कहीं तो अपनी कुंठा निकाल रही है, इनका क्या कसूर है? क्यों आप सब समझाए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज सबकी नजरें झुक सी गई थी, पर रजनी के अंदर की आग शांत नहीं हुई थी अभी। और तुम सब मुझे बोलने आ गए। और तुम अमर, तुम क्या कह रहे थे कि मैं पता नहीं किस किस के साथ हूँ? तुम जो आज समाज के आगे सिर उठाकर चल रहे हो ना, मेरे कारण। सुना, मेरे कारण। याद करो, जब तुम नीच जाति की लड़की के करीब आए, क्या बोला था? यही ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब इसी औरत ने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया था, बिना यह सोचे कि तुम सच भी बोल रहे हो या नहीं। मुझे मिला क्या? और तुमने तो शादी भी कर ली, सोचे भी नहीं एक बार। और मैं अपनी मोहब्बत की निशानी को अपने से दूर रख कर जी रही हूँ आज मैं। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, हमारी मोहब्बत की निशानी हमारा बच्चा, जिसे ना बाप का प्यार मिला ना माँ का। मैं चाहती तो रख सकती, पर क्यों नहीं रखा पता है? क्योंकि कोई उसे नाजायज औलाद ना बोले, जैसे मुझे बोला जाता था। मेरा क्या था? मैं चाहती तो सीधा तुम्हारे पास आती और पूरे समाज के सामने, तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारी बीबी के सामने बोल देती कि ये तुम्हारा खून है और तुम हो इसके बाप। है इतनी हिम्मत अमर? अपना सकते थे एक नीच माँ और उसी जाति के बाप की संतान को? कह सकते हो कभी समाज के सामने, हाँ ये मेरा खून है और रजनी मेरी मोहब्बत? नहीं ना। पर मैं एक नीच कुल की औरत आज सारे समाज के सामने कहती हूँ, तुम मेरे हो। सुना तुमने अमर? प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार सिर्फ प्यार होता है अमर। और मैं फिर कहती हूँ, तुम मेरे हो। रजनी आज बस एक ही बात बार बार बोलती जा रही थी, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। कभी कभी हमें प्यार मिलकर भी हमारा नहीं हो पाता। यही हुआ था रजनी और अमर के साथ। वो दोनों चाहे आज करीब थे, पर अमर चाहते हुए भी रजनी को अपना नहीं बना सकता था, क्योंकि एक तरफ समाज तो दूसरी तरफ उसकी अपनी शंका, जिसने उसे
उसे सोचने को मजबूर कर दिया था कि आखिर रजनी कहाँ गई थी और आखिर कौन था उसके साथ जब वो एकदम अकेली रह गई थी। अमर ने बिना यह सोचे कि रजनी पर क्या बीतेगी, रजनी से वो सवाल किया जिसने रजनी को अंदर तक झिझोड़ दिया। जब रजनी से अमर ने सवाल किया कि मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर यह समाज जो है ना वो हमें जीने नहीं देगा बिना अपने सवालों के जवाब जाने, इसलिए सिर्फ समाज की जुबान बंद करने के कारण बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन था जिसने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी जब तुम अकेली रह गई थी। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से कौन तुम्हें क्या बोलता है क्या समझता है, पर मैं चाहता हूँ कि वो कलंक जो हर कोई तुम पर लगाने की कोशिश कर रहा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए और अब वो वक्त आ गया है तुम सबका मुंह बंद कर सको। कौन था वो, किसकी गाड़ी तुम्हें छोड़ने आती थी? मुझे पता है इस वक्त शायद तुम भी मुझे गलत समझ रही होगी, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ, पर मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी रजनी पर कोई उंगली भी उठाए। मुझे पता है तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे तुम्हें अपने आप से भी नजरें मिलाने पर शर्म आए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा सिर उठाकर जैसे पहले जी रही थी आज भी वैसे ही जियो। अगर तुम समझती हो मैं इस लायक हूँ जो तुम्हारे हर दर्द महसूस कर पाए तो जवाब दो अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान और अपनी खुददारी के लिए। आखिर तुमने क्या किया इतनी तकलीफ में जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था? रजनी आज चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाई और अमर के गले लगकर जी भर के रोते हुए बोली, अमर सच बोलूं तो मैं बहुत थक गई थी अपने आप को मजबूत करते करते। हर वक्त लोगों की बातों ने, भद्दे तानों ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। बस किसी तरह अपने आप को संभाल रही थी, अपने प्यार की ताकत से और इसी उम्मीद से कि कभी तो तुम वापस आओगे और मैं अपने अमर को अपने दिल की बातें सुना पाऊंगी, अपना सारा दर्द अपने अमर के कंधों पर अपनी आंखों से बहा पाऊंगी। अमर तुम्हारी रजनी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती, चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए। यही मैंने भी किया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सोच लिया था अगर मेरी जिंदगी में मेरा अमर नहीं मेरे साथ तो इस जिंदगी का क्या फायदा, और यही सोचकर मैंने अपने आप को मारने का सोच लिया। शहर से दूर मैंने अपने आप को खत्म करने के लिए जैसे ही एक पहाड़ी से नीचे खाई में कूदने के लिए कदम रखा तभी वहां मैंने देखा वहां मैं अकेली, हताश और निराशा से भरी नहीं थी। मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक बुजुर्ग दंपति अपने जवान अपंग बेटे के साथ कूदने को तैयार थे और वो दोनों लगातार बस अपने बेटे से बार बार माफी मांगते जा रहे थे, ये कहते हुए कि हमारे पास कोई और चारा नहीं रहा बेटा, हम चाह कर भी तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, हमारे बाद तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब हमारे पास बस यही एक हल बचा है, हम साथ जी तो नहीं सकते पर मर तो सकते हैं ना। मैं अवाक और हैरान रह गई और अपना दुख भूलकर ये सोचने लगी कि आखिर कैसे कोई अपने जीते जी अपने ही उस बच्चे को अपने साथ मारने की सोच सकता है जिसे कुदरत ने पहले ही मारा हुआ था। पता नहीं क्यों और कैसे किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि ये जो जिंदगी मिलती है हमें इंसान की बहुत किस्मत से ही मिलती है और हम छोटी छोटी परेशानियों से लड़ने की बजाय पहले ही हार मान जाते हैं। मैंने उसी वक्त सोच लिया नहीं, मैं यह गलत कर रही हूँ और शायद मेरे यहाँ होने के कारण कुछ और ही है। आज मैं इन लोगों को नहीं रोक पाई तो एक पाप कर दूंगी। मैंने उन बुजुर्ग दंपति को रोका और कहा, आप लोग जो कुछ करने की सोच रहे हो गलत कर रहे हो। आप अपने साथ साथ एक मासूम और दिव्यांग जिसका कोई कसूर नहीं और जिसने शायद अभी जिंदगी जीना भी शुरू नहीं किया है। वो दोनों रोते हुए बोले, बेटी
तुम सही कह रही हो, पर हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। अब हम वृद्ध हो चुके हैं और यह हमारा बेटा बचपन से ही दिव्यांग है, और अब हम इस उम्र में हम चाह कर भी इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जितने रिश्तेदार हैं सब ने हमारा फायदा ही उठाया। जिस से हमें उम्मीद थी उन सबको बस हमारी दौलत ही चाहिए, पर हमारे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। सब ने हमें सलाह दी कि हम इसे कहीं अनाथालय छोड़ दे और वहाँ इसके लिए कोई निजी सहायक नियुक्त करवा दे जो इसकी देखभाल करे, जिसका खर्चा हम हर महीने देते रहे। हमारी यह बदकिस्मती कि हम अपने जीते जी अपने ही बच्चे को अपने से दूर किसी अनाथालय में छोड़ दे, यह हमारे बस की बात नहीं है। और हमने घर पर भी कई नर्सों को रख कर देख लिया, पर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपनी नौकरी समझकर काम करते हैं। अब हमारे पास यही एक रास्ता रह गया है। हम साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। अमर, मैंने उनसे कहा कि आप सही बोल रहे हैं, पर हमारी जिंदगी को छीनने का हक हमें नहीं होता। जबकि मैं खुद कुछ पल पहले ऐसा ही कुछ करने जा रही थी, वो भी अपने प्यार की निशानी को बिना जन्म दिए अपने साथ ही खत्म करने जा रही थी। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और शायद आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर अभी आप ही सोचे, अगर हम सब छोटी छोटी परेशानियों से अपने आप को खत्म करना शुरू कर दे तो उस ईश्वर को भी पछतावा होगा कि क्यों उसने इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाया था। इसलिए हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डरना। शायद थोड़ी देर में मैं भी यही करने जा रही थी, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने हम सभी के लिए कुछ न कुछ सोच कर रखा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने हम सब के लिए कुछ तो सोचा होगा, तभी आपको देखकर मैंने अपना इरादा बदला, और अब आप भी अपना इरादा बदल कुछ और सोचे ताकि आपकी समस्या का कोई हल निकले। बुजुर्ग दंपति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि तुम सही बोल रही हो बेटी, हम अपने साथ साथ अपने ही बच्चे को मौत दे रहे थे, जिसने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी थी। हम जाने किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। बेटी, तुम्हें देखकर यही लग रहा है कि तुमने भी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सह लिया है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमें अपने माँ बाप जैसा समझकर अपनी तकलीफ हमें बता सकती हो। अमर, उनको इतना कहने पर मैंने उन लोगों को अपनी सारी आप बीती बता दी कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, कैसे मैं अकेली पड़ गई और अपने पेट में अपने प्यार की निशानी के साथ यहाँ आत्महत्या करने आ गई। उन्होंने बिना एक पल खोए मुझे समझाते हुए कहा, देखो बेटी, यह दुनिया बहुत खुदगर्ज है और बहुत जल्लाद लोगों से भरी है, और यहाँ एक अकेली औरत का हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसी बहाने हमारी भी मदद हो जाएगी। मेरे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए हमें तुम्हारी जैसी ही किसी समझदार इंसान की जरूरत है, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम चाहे तो हम तुम्हें अपने परिवार का नाम भी दे सकते हैं। इससे एक तो हमारे दिव्यांग बेटे को तुम जैसी सुलझी हुई जीवन साथी मिल जाएगी, और तुम्हें भी अपने जीने का जरिया मिल जाएगा, और तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम भी। तुम्हें हम मजबूर नहीं कर रहे, बस हम अपनी और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अमर, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को किसी भी हालत में अपनाने से पहले मरना पसंद करूंगी। उनसे कहा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे से ज्यादा किस्मत वाला शायद कोई नहीं होगा, पर मैं पूछती हूँ कि क्या एक बेटी बनकर मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? जरूरी तो नहीं हम इस रिश्ते को कोई और नाम दे, आपको एक बेटी और मुझे परिवार भी मिल जाएगा। मैं कभी नहीं चाहती कोई यह बोले कि मैंने आपके बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे कोई रिश्ता बनाया। मुझे भी किसी काम की जरूरत है और आपको भी एक सहारा चाहिए, और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। लेकिन मैं आप लोगों
लोगों के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मैं कभी कभी अपने माँ बाप के घर जरूर जाना चाहूंगी, वो भी आपको बताकर वो इस बात को मान गए। धीरे धीरे वो लोग मुझे इतना प्यार करने लगे कि अपनी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगे थे। बस यही बात लोगों को तकलीफ देने लगी थी कि आखिर कौन है जो मुझे बड़ी गाड़ी में छोड़कर जाता है या मुझे ले जाता है। हम तो बस अपनी अपनी जरूरतों के कारण एक दूसरे का बस साथ ही दे रहे थे। अमर, तुम सोच भी नहीं सकते, सबने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, पर यह किसी ने नहीं कहा बेटी तुम अपना खर्चा कैसे कर रही हो या खा कहाँ से रही हो, या तुम फिक्र मत करो तुम्हारे पिता ना सही हम सब तो है ना। किसी ने कुछ बोला तो बस यही कि मेरी जैसी कुलच्छनी कुल्टा औरत इस मोहल्ले में रही तो उनके परिवार पर गलत असर होगा, जबकि उन्हें पता भी था उन्हीं के परिवार के मर्दों की नजरें कैसी है। एक अकेली औरत के लिए जब भी आती एक एक मर्द मुझे यूं देखता जैसे अपनी गंदी नजरों से ही मेरे शरीर की नपाई कर रहा हो। अमर, मैंने उन गिद्ध नजरों को अपने शरीर पर चुभते हुए महसूस किया है। और क्या बताऊं तुम्हें, कितनी गंदी बकवास सुनी है मैंने। अपने बच्चे को कभी अपने साथ नहीं लाई, यहाँ की ये लोग उसे कोई गंदी गाली ना दे वो हरामी नहीं है, निशानी है मेरे सच्चे प्यार की। क्या हुआ जो तुमने साथ नहीं दिया? प्यार तुमने अकेले तो नहीं किया था ना, मैंने भी तो किया था और ये मेरा फैसला था। मैंने बस सच्चे मन से एक मजबूर परिवार की मदद की और एक इज्जत से अपने और अपने बच्चे के लिए रोटी कमाई, और इतना जरूर कर पाई कि मैंने एक मजबूर परिवार की सुशील बेटी से उसकी मर्जी से उन वृद्ध दंपति के बेटे से शादी करवा दी ताकि हमेशा के लिए उस परिवार में खुशियां आ जाए। आज तक भी उस लड़की को नहीं पता कि मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे आज भी अपनी बड़ी ननद ही समझती है और हमारे बच्चे को भी बहुत प्यार देती है। अमर, मैंने एक बेटी का फर्ज अदा करके दिखा दिया, और क्या चाहिए मुझे? माँ बाप का प्यार और खिलखिलाते हुए सबके चेहरे, बस यही तो चाहा था हमेशा मेरे अपनों से भी। और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारी ही रजनी हूँ और हमेशा रहूँगी। दुनिया और समाज के कारण हम कभी भी एक नहीं हो सकते और साथ भी नहीं रह सकते, पर मुझे और तुम्हें भी पता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अमर, अमर ने भरी आंखों से रजनी को जोर से सीने से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। अमर से लिपटी रजनी बस एक ही बात दोहराई जा रही थी, अमर तुम मेरे हो, अमर तुम मेरे हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी यार? एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं ये कहानी को। तो चलिए अगले कहानी में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।